वेलकम अगेन इन माई यूट्यूब क्लासेस एसेंट एजुकेशन। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ एनसीईआरटी की समरी बेस्ड क्लासेस चलाई जा रही है और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 10th की हिस्ट्री का पहला चैप्टर कवर कर लिया है और आज चैप्टर फर्स्ट के हार्ड वर्ड के मीनिंग को पढ़ेंगे। ये क्लास इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपके चैप्टर फर्स्ट में कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड थे जिसकी मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मीनिंग नहीं समझेंगे तो शायद आपको चैप्टर की जो डिमांड है या कॉन्सेप्ट है समझने में प्रॉब्लम हो। तो चलिए आज फिर एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, फेलियर इज़ नॉट फैटल, इट इज़ द करेज ऑफ कंटिन्यू दैट काउंट्स। पर्सोनिफिकेशन, जब हम बिना किसी जान वाली वस्तु को, जिसमें जान नहीं होती, उस वस्तु को जान वाली वस्तु बना दें कि जिसमें जान आ गई है, सजीव हो गया है, तो वहाँ क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन, मतलब किसी चीज़ को पर्सन बना देना, व्यक्ति बना देना। जैसे क्या होगा कि हवा गुनगुना रही है। अब हवा कैसे गुनगुनाएगी? हवा तो हवा है, गुनगुनाता कौन है? व्यक्ति गुनगुनाता है, मनुष्य गुनगुनाता है। लेकिन क्या हवा का यहाँ पर्सोनिफिकेशन हो गया, इसका मानवीकरण हो गया, है ना। फूल खुशी से नाच रहे हैं, जैसे अगर कह दिया जाए कि फूल खुशी से नाच रहे हैं, तो फूल पर्सन है? नहीं है। लेकिन नाचता कौन है? व्यक्ति नाचता है ना, लिविंग थिंग्स नाचते हैं। तो अगर फूल नाच रहे हम बोलेंगे तो यहाँ फूल का क्या हमने कर दिया? पर्सोनिफिकेशन कर दिया। ठीक है। एलेगरी को आप ऐसे समझो कि जैसे किसी चीज़ का सैम्बल, किसी चीज़ की हम कैसे पहचान करें। अब अपने इंडिया में फ्लैग है ट्राई कलर का, है ना, ये क्या है? सैम्बल है। तो इसको देख के हम ये कह सकते हैं कि ये इंडिया कंट्री का फ्लैग है। जैसे और देख लो, और फ्रांस की जो मैरियन है, इनकी पिक देख के हम क्या कहेंगे? हाँ, ये फ्रांस को रिलेट करती हैं। तो जो एलेगरी है वो किसी चीज़ का प्रतीक या सैम्बल होता है जिसको हम उस तरह से पहचान सके, है ना। जैसे फ्लैग हो गया, है ना, आपके जो वो लेडी का रूप लेकर के जो पिक्चराइज़ किया जाता है आपके नेशन को, वो पिक्चराइजेशन जो होती है वो आपकी क्या हो गई? एलेगरी हो गई। आप उस पिक्चर को ये देख के बता सकते हो कि हाँ, ये फ्रांस की कंट्री की बात हो रही है, यहाँ इंडिया की कंट्री की बात हो रही है ना। तो एलेगरी क्या है? किसी के प्रतीक को, प्रतीकात्मक चित्रण जो हो, जिसके प्रतीक को बनाया जाए, जिसके सिंबल को हम बनाते हैं, ठीक, उसे ही हम क्या कहते हैं? एलेगरी कहते हैं। प्लेबिसाइट, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक इलेक्शन होता है तो हम किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं, जैसे कि क्लास का मॉनिटर आपने चुना, ठीक, तो आप क्या करते हैं? आप किसी एक ही बच्चे को तो क्लास का मॉनिटर बनाते हैं, ठीक। तो उसी तरह से क्या होता है? एक प्लेबिसाइट होता है, जब हम किसी एक सवाल या किसी एक फैसले को चुनते हैं कि जैसे कि आपको कहाँ जाना है, आपको पिकनिक में जाना है या जू में जाना है, तो आप क्या डिसाइड करोगे सब लोग मिलके कि हमें पिकनिक पे जाना है, और क्या डिसाइड कर सकते हो कि हमें जू पे जाना है। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्लेबिसाइट कहते हैं। एब्सल्यूटिस्ट, इसका यह मतलब होता है कि जिस पे किसी का कोई रेगुलेशन ना हो, कोई कंट्रोल ना हो, कोई नियंत्रण ना हो। जैसे कि जो ये कहे कि मैं ही कानून हूँ, है ना। तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो लुई 16 थे, तो ये क्या क्या थे? ये एब्सल्यूटिस्ट ही थे, ये अपनी मनमानियाँ करते थे और ये मोनार्क सिस्टम में थे। तो इसीलिए तो इनका तख्ता पलट हुआ, है ना, इसीलिए तो रिवोल्यूशन आई थी फ्रांस में। अब जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके क्लास का एक मॉनिटर है, आपके टीचर ने उसको मॉनिटर बना रखा है, तो जब टीचर नहीं रहती है क्लास में तो वो बच्चा अपनी मनमानी करता है, अपने फ्रेंड्स को बैठा देता है और आपसे क्वेश्चन कुछ पूछेगा, आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे तो आपको खड़ा कर देगा, और आप उसकी कंप्लेंट टीचर से भी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि टीचर ने ही उसको मॉनिटर बनाया हुआ है। तो एक तरीके से उसका क्या, आप पे बहुत ज़्यादा उसका कंट्रोल हो जाता है। जैसे मॉनिटर कहे कि तुम्हें मेरी परमिशन के बिना बाहर नहीं जा सकते हो, है ना, जब तक टीचर नहीं तब तक मॉनिटर ही क्लास को देखेगा। तो ये क्या हो जाएगा? एब्सल्यूटिस्ट हो जाएगा, है ना। तो इसे क्या कहते हैं हम? निरंकुश कहते हैं, है ना।
कंजर्वेटिज्म क्या होते हैं, जैसे कोई पुरानी व्यवस्था को बचाए रखने की जो सोच होती है वही क्या कंजर्वेटिज्म है। आपने देखा था कि फ्रांस के फेडरल लोग थे जो मोनार्क सिस्टम की कुछ चीज़ों को, कुछ रूल को वो बचाए रखना चाहते थे, उसको कंजर्व करना चाहते थे। यही क्या हो जाती है, कंजर्वेटिज्म चीज़ें हो जाती है। पर इसका कभी कभी क्या बच्चे गलत मतलब ये निकाल देते हैं कि कंजर्वेटिज्म लोग क्या हो जाते हैं, कंजूस इसका मतलब होता है, या फिर बहुत पुराने ख़यालात के लोगों से इसको रिलेट करते हैं। तो लेकिन ये चीज़ नहीं है। इसमें क्या है, इसमें यह है कि पुरानी व्यवस्था को बचाए रखना ही क्या है, कंजर्वेटिज्म है ना। जैसे आप पुराने कब कई सदियों से आप कोई फेस्टिवल मनाते आ रहे हैं, है ना, तो ऐसा तो है नहीं उसको हम छोड़ देंगे मनाना। जो कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हो तो उसको उसी तरह से व्यवस्था में लाने की चीज़ को ही हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिज्म कहते हैं। या जो पुरानी आपकी जो व्यवस्था है उसको बचाना ही क्या होता है, कंजर्वेटिज्म कहलाता है। ठीक है। लिबरलिज्म, ये जो लिबरलिज्म है ये आपके लैटिन भाषा के लिबर से बना हुआ है, जिसका क्या मतलब है, फ्री या आज़ाद, है ना। तो आप सीधा सीधा इसका अर्थ ये निकालिए कि लिबरलिज्म का मतलब आज़ादी होता है, कि हर एक व्यक्ति आज़ाद है और हर किसी व्यक्ति की आज़ादी की इज्जत होनी चाहिए, है ना, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लिबरलिज्म का एक ये भी मतलब आप निकाल सकते हैं कि जो थोड़ा हमारे लिए सूटेबल हो, जो आरामदायक हो, जो फ्लेक्सिबल हो, जो चीज़ें है ना, वो भी क्या है, लिबरलिज्म है। ठीक, अगर आप फ्री हैं माइंड से, है ना, आप अगर फ्री हैं तो ही तो आप चीज़ों की सोचेंगे, आप तभी तो आगे बढ़ेंगे, तभी तो आप चीज़ों को अपने ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन अगर आप फ्री नहीं हैं, आप जैसे किसी के गुलाम हैं, तो आप उसमें क्या ही करोगे आप अपने देश में, है ना। तो लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, एक तरह से आज़ादी होती है। ये उदारवादी ही क्या है, ये धारणा है, ये एक आइडिया है, उदारवाद का आइडिया है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लिबरलिज्म कहते हैं, है ना। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब जो वर्ड मीनिंग मैंने पढ़ाई है क्लास 10th की, तो और भी आगे वर्ड मीनिंग है, हम लोग ऐसे ही क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे अपने। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन क्या होती है, ये क्रांति होती है। इसका अर्थ क्या होता है, क्रांति होता है जो एक ही झटके में पूरी की पूरी व्यवस्था को पलट देती है, बदल देती है। जैसे आपकी फ्रांस में सबसे पहले आपकी फ्रांस में क्रांति हुई और वहाँ का क्या मोनार्क सिस्टम था, और वहाँ का राजा एब्सल्यूट था, निरंकुश था, उस पर किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं था, है ना। तभी तो वहाँ रेवोल्यूशन आई, तभी तो वहाँ क्रांति आई कि लोग उसे पसंद नहीं कर रहे थे। अब जैसे आप मान लो कि आपके क्लास का मॉनिटर आपको पसंद नहीं है, तो कभी तो आप उसके लिए आवाज़ उठाओगे, तो वही जो आवाज़ उठाओगे तो वही रेवोल्यूशन का पहला स्टेप होता है कि आप किसी के अगेंस्ट आवाज़ उठाओ, जो आप पे रूल कर रहा हो, आप उसके अगेंस्ट आप आवाज़ उठाते हैं, तो वही क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है। वही आवाज़ धीरे धीरे करके आपके साथ, आपके दोस्तों में, आपके दोस्तों के साथ और दूसरे ग्रुप के बच्चों के साथ वो आवाज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी बोल्ड हो जाती है कि आपका जो मॉनिटर था उसे हटा दिया जाता है ना। तो वही वहाँ क्या हो जाता है, रेवोल्यूशन हो जाती है, क्रांति आ जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी क्लासेस। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनलिज्म, नेशनलिज्म क्या है, जहाँ भाईचारे की भावना हो, जहाँ ये भावना हो आपकी कि हम सब एक हैं, ये फीलिंग जहाँ आती है ना, वही क्या होती है, राष्ट्र हो। वहाँ एक फ़िक्स ज़मीन होती है, वहाँ की एक फ़िक्स भाषा होती है, वहाँ के लोगों के सपने एक जैसे होते हैं कि हमारी कंट्री का ग्रोथ हो, है ना। हम लोग अलग अलग नहीं, एक परिवार की तरह रहने लगते हैं। वही फीलिंग क्या हो जाती है, नेशनलिज्म की फीलिंग होती है। कभी कभी आप देखिए, अगर आपकी कंट्री का कोई व्यक्ति अगर दूर देश में मिल जाए, तो आप भले ही उसको ना जानते हो, लेकिन वो बता देगा कि हम आपके भारत देश के हैं, या आप जिस कंट्री में रहते हैं हम उस देश के हैं, है ना। तो आपके अंदर एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर आ जाएगा उसके लिए, एक भाई का, एक भाईचारे का एक आपका वो थॉट बन जाएगा उसके लिए, एक ऐसा विचार आएगा कि ये मेरा भाई है ना, ये मेरे राष्ट्र का है। तो आप उसके साथ ज़्यादा अच्छी सी आपकी बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इस जो फीलिंग को हम क्या कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, है ना। ये एक फीलिंग है, राष्ट्रवाद एक फीलिंग है, जहाँ लोग ये समझते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब एक राष्ट्र के बासिंदे हैं, हम सब एक राष्ट्र के वासी हैं। तो ये एक फीलिंग है जिसे हम क्या कहते हैं, नेशनलिज्म।
डायनेस्टी, डायनेस्टी का क्या मतलब होता है? जैसे राजवंश, जब एक ही खानदान के लोग राज करें तो उसे क्या कहते हैं? राजवंश। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो शासन करता है उसे ही हम डायनेस्टी कहते हैं। जैसे किसी एक राज्य पे किसी एक परिवार का कोई सदस्य राज्य कर रहा है तो अब उसका बड़ा बेटा ही वहाँ का राजा बनेगा, फिर उस बड़े बेटे का बड़ा बेटा वहाँ का राजा बनेगा, है ना। तो या उसके रिलेशन में जो होगा, जो लायक होगा राजा बनने के, वो राजा बनेगा। तो ये एक डायनेस्टी होती है। आपने पढ़ा होगा, है ना, मुग़ल डायनेस्टी के बारे में, हाँ, और आपने मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा, गुप्त डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा। तो जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो शासन करे वही हम क्या कहते हैं? डायनेस्टी कहते हैं, राजवंश कहते हैं, है ना। क्लर्जी, क्लर्जी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जो धर्म की बातों को जो प्रचार करते हैं या जिसको धर्म के काम को चलाने वाले जो लोगों का ग्रुप होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? क्लर्जी कहते हैं, ठीक। इसमें किसका किसका किस किस जगह ग्रुप हो सकता है? मंदिर में हो सकता है, मस्जिद में हो सकता है, जैसे और चर्च के पुजारियों का एक समूह हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? क्लर्जी कहते हैं, ठीक है। और आपने जैसे देखा होगा कि चर्च के पुजारी होते हैं, है ना, बिशप होते हैं, पोप होते हैं, सब मिलकर चर्च को क्या कहते हैं? चर्च को चलाते हैं। उसमें ये देखते हैं कि हाँ, इसमें किस तरह का हम सिस्टम चलाएं चर्च में, है ना। बहुत से लोग काम करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्लर्जी कहते हैं। सिर्फ वहाँ के पंडित को नहीं कहेंगे, सिर्फ पंडित ही नहीं होता है, पंडित तो पंडित होता है हर जगह का, है ना। पोप होता है, अलग होते हैं ये तो, जो पादरी होते हैं, तो ये नहीं होता है। क्लर्जी क्या होता है? जो इन सारी व्यवस्थाओं को जो चलाता है, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में जो एक समूह होता है, उस समूह को हम क्लर्जी कहते हैं, है ना। ऑटोक्रेसी, इसको आप ऐसे समझो कि ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ या खुद, है ना। और क्रेसी का क्या मतलब होता है? पावर ऑब्लिक या शासन आप कह सकते हैं, है ना। तो मतलब जो खुद का शासन चलाए, खुद की मनमानी करे, खुद की मर्जी का शासन चलाए, उसे ही हम क्या कहेंगे? ऑटोक्रेसी कहेंगे, है ना। ऐसा शासन जैसे कि एक ही व्यक्ति के पास सारी ताकत हो, सारे देश को चलाने का जो राइट हो वो एक ही व्यक्ति के पास हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी कहते हैं, है ना। जिसे रोकने वाला कोई भी ना हो। समझ में आ रहा है आपको? तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑटोक्रेसी कहेंगे, है ना। रिवोल्यूशनरीज क्या होती है? अब जैसे रिवोल्यूशन होता है, इसका मतलब क्रांति होता है ना। तो रिवोल्यूशनरीज क्या हो जाएगी? क्रांतिकारी हो जाएंगे, जो उस क्रांति को लाए, है ना। तो वो क्या हो जाएंगे? क्रांतिकारी। तो अगर आप रिवोल्यूशन को समझ रहे हैं तो रिवोल्यूशनरीज को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये उसी के आधार पे है कि जो क्रांति को लाता है, जो देश में बदलाव को लाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रिवोल्यूशनरीज कहते हैं, है ना। जैसे अब मॉनिटर का मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आप अपने मॉनिटर को हटाएंगे तो आप उसमें एक रिवोल्यूशन लाएंगे, तो जो रिवोल्यूशन लाया है तो उसको हम क्या कहेंगे? रिवोल्यूशनरीज कहेंगे, है ना, क्रांतिकारी कहेंगे। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। रोमांटिसिज्म, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि अपने दिल की सुनो, दिमाग की नहीं, है ना। जैसे आप ये भी इसको समझ सकते हैं कि ये रोमांटिसिज्म कौन होते हैं? पोएट होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं और स्टोरी राइटर होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? रोमांटिसिज्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिमाग से कहानियाँ नहीं लिखते, दिमाग से कविताएं नहीं लिखते, ये अपने दिल से लिखते हैं। जो इनके दिल में जो लाइनें आती हैं, जो वाक्य आते हैं, उसे ये कैसे कन्वर्ट करते हैं? कविता में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो ये क्या है? रोमांटिसिज्म है। तो इनकी कहानियों और इनके आज़ादी के इतिहास की ऐसी कुछ कहानियाँ हैं, तो ये कहानियाँ जो दिल में जज्बात आपके पैदा करती है ना, दिल में ये पैदा करती है आपके हार्ट में कि हमें देश के प्रति अपने क्या करना है, अपने देश के प्रति हमें अपनी जान निछावर कर देनी है ना। तो ये फीलिंग कैसे आती है? ये फीलिंग आपके इन्हीं लोगों के द्वारा आती है। इन लोगों को हम क्या कहते हैं? रोमांटिसिज्म कहते हैं, जो अपने दिल की बातों को अपने पिक्चर में, अपनी कविताएं में, अपनी कहानियों में ये उतारते हैं। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं? रोमांटिसिज्म कहते हैं। ठीक है। अब ये ना समझ लेना कि रोमांटिसिज्म का क्या मतलब होता है। रोमांटिक है कोई बंदा ऐसा है कि प्रेम में पड़ा हुआ है, मोहब्बत में पड़ा हुआ है, तो ये मत समझना, ठीक।
क्यों यहाँ क्यों गलती हो जाएगी। तो रोमांटिसिज्म कौन होता है? कवि होते हैं, है ना, आपके स्टोरी राइटर होते हैं और पेंटर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। तो जो दिल से बातें चीज़ें सोचे, जो दिल की चीज़ें अपनी कॉपी में उतार ले, वही क्या है? रोमांटिसिज्म है ना। हाँ, ज़्यादा मत सोचना। इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन का क्या मतलब है? इसको आप ऐसे देखो कि जैसे कोई पक्षी आपने कैद कर रखा है पिंजरे में, है ना। अगर पिंजरा आपने खोल दिया, वो मुक्त हो गया, तो वहाँ क्या हो जाएगा? इमेंसिपेशन हो जाएगा, है ना। और इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री गुलाम थी, है ना, दूसरे देश के दबाव में थी। तो अब हमें आज़ादी मिल गई। हमें आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ इमेंसिपेशन हो गया, वहाँ हमें मुक्ति मिल गई है। समझ में आ रहा है ना। प्रॉस्पेरिटी का क्या मतलब है? यहाँ सिर्फ पैसे या धन दौलत से ही इसका नहीं मतलब होता। जैसे कभी कभी कुछ बच्चे समझ लेते हैं प्रॉस्पेरिटी का क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा समृद्धशाली, बहुत धनवान व्यक्ति। नहीं, इसका मतलब क्या होता है कि उस जगह खुशहाली भी हो, जहाँ पैसा हो लेकिन वहाँ सुकून भी हो और खुशहाली भी हो, तो वो क्या होती है? प्रॉस्पेरिटी। जोल्फेराइन ये एक समझौता है जो पर्सिया के द्वारा सोचा गया था। अब जैसे कि देखो 1800 में जर्मनी क्या एक देश नहीं था, वो 39 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, अलग अलग स्टेट में बटा हुआ था। अब आप ऐसे इसको समझ सकते हो, जैसे आप किसी दूसरे स्टेट से हो, आप यूपी से हो और आप दिल्ली में माल लेके जा रहे हो अपना, और रास्ते में आपको क्या है कि 11 जगह अलग अलग जगह अलग अलग चुंगी या अलग अलग टोल टैक्स देने पड़ेंगे आपको, और वहाँ के अलग अलग सिक्के होंगे। तो आप क्या सोचोगे? भाई ये व्यापार जाए भाड़ में, मैं व्यापार को नहीं करूँगा भाई, इससे तो ज़्यादा मेरा नुकसान हो जाएगा, फ़ायदा क्या होगा इस व्यापार से, है ना। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए वहाँ क्या हुआ? पर्सिया ने ये सुझाव दिया 1834 में, सबको साथ किया और बोला कि एक समझौता करते हैं, तुम्हारे बीच कोई टैक्स नहीं होगा, है ना, कोई टैक्स नहीं लगेगा, बस बाहर से जो माल आएगा उस पर एक ही टैक्स लगेगा। तो ये एक समझौता थी जो जर्मन में जो लागू हुई, और जिससे वहाँ की जो टैक्स की जो शुल्क सीमा शुल्क थी, उसे कंट्रोल किया गया। ट्रीटी दो बड़े देशों के बीच एक कागज़ में एक समझौता या पक्का वादा होता है, ठीक, उसे ही हम क्या कहते हैं? ट्रीटी कहते हैं। जैसे अब फ्रांस और ब्रिटिश के बीच लड़ाई हुई, है ना, फिर दोनों ने क्या कहा? चलो लड़ाई बंद करो, इससे क्या बहुत नुकसान होता है, क्योंकि जब लड़ाइयाँ होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है? वहाँ के रहने वाली जनता को होता है ना। तो फिर दोनों ने क्या डिसाइड किया? तुम ये ज़मीन ले लो, जो कंट्री हार रही थी, तो उसने डिसाइड किया तुम ये ज़मीन ले लो, हम ये समुंदर ले लेते हैं, है ना, अब आपस में इस चीज़ को बांट लेते हैं। अब इस बात को हम एक कागज़ में दर्ज कर लेते हैं कि बाद में कोई मुकर ना जाए कि नहीं नहीं समुद्र मेरा था ज़मीन तुम्हारी थी, नहीं समुद्र तुम्हारी थी ज़मीन मेरा था, तो ऐसा कोई मुकर ना जाए। तो इसलिए एक संधि होती थी, ट्रीटी साइन होती थी, उसे ही हम क्या कहते हैं? ट्रीटी कहते हैं, है ना। कागज़ों में जो वादे होते हैं दो बड़े देशों के बीच, तो वो क्या होती है? ट्रीटी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है? हमारे देश का रूल बुक होता है ना, देश का संविधान होता है, वहाँ सब कुछ लिखा होता है कि हमारी कंट्री के लोग के क्या क्या राइट हैं, या बाहर से आने वाली कंट्री हमारे देश में कैसे रह सकती है, ये सारे रूल किस में लिखे हुए हैं? उस संविधान में लिखे हुए हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा देश या एक ऐसी कंट्री जहाँ पे वहाँ का मालिक कोई राजा या रानी नहीं होती, बल्कि लोगों के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट होती है। और ये जो रिपब्लिक शब्द है ये आपके लैटिन शब्द से बना हुआ है। इसमें दो लैटिन शब्द हैं रिपब्लिक में, पहला तो रेस है और दूसरा क्या है? पब्लिका। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है पब्लिक मैटर। तो ये जो पब्लिक मैटर है इसमें जनता के जितने मामले होते हैं उसकी बात की जाती है रिपब्लिक में, है ना। तो ये किससे बना हुआ है? ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है, एक रेस और दूसरा पब्लिका, ठीक। यूनिफिकेशन, इसका क्या मतलब है? किसी चीज़ को एकत्र करना, इकट्ठा, कलेक्ट करना।
जैसे आपका जर्मनी और इटली बहुत सारे स्टेट में डिवाइड था, तो इन स्टेट को जोड़ करके एक कंट्री बनाई गई, जर्मनी और इटली। तो वहाँ उन स्टेट का क्या हो गया, यूनिफिकेशन हो गया, है ना। अगर जैसे आप एक पज़ल वाला गेम होता है, तो पज़ल के जितने क्यूब होते हैं, अगर आपके पज़ल के क्यूब यहाँ वहाँ बिखर जाएं, तो आप उन्हें कलेक्ट करके फिर से वो उस क्यूब में कन्वर्ट कर देते हो। तो आपने क्या किया, उस क्यूब का यूनिफिकेशन किया, सारे क्यूब को इकट्ठे करके एक बड़ा क्यूब बना दिया, है ना। तो यहाँ क्या हो गया, यूनिफिकेशन हो गया। तो आई होप आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी, तो इसी तरह कंटिन्यू बने रहिए। और काफ़ी टाइम बाद ये अब मैंने वीडियो अपलोड किया है, इसमें आप अपनी राय ज़रूर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।